तो हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष। तो आप सभी लोगों के साथ आज हम वापस से जुड़ चुके हैं और आप सभी लोगों को आज हमारे गणतंत्र दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है, जो रिपब्लिक डे है, वो क्यों मनाया जाता है। और आज हमारे जो 75वीं वर्षगांठ है उसको लेकर के हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, यानी इंडिया के अंदर उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में। तो तब से ही हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और साथ ही साथ हम लोग हर साल बहुत ही बेसब्री के साथ हम इस दिन को और इस नेशनल जो हॉलीडे है उसको बहुत बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इस दिन जो पैट्रियोटिक एक्टिविटीज हैं और ऐसे जो इवेंट है, जैसे परेड हो गया, जैसे हमारे ये एक ऐसा दिन होता है जब हम लोग पैट्रियोटिज्म को याद करते हैं। हम उन शहीदों को याद करते हैं जो हमारे लिए हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए हम लोग आज वापस से अपने करंट अफेयर्स के क्लास के साथ आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं। तो आज है हमारा 26 जनवरी और आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? 23rd of January, 21st of January, 20th of January and 25th of January. When is नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग कब मनाया जाता है। तो नेशनल टूरिज्म डे जो है वो हमारा, वो हम लोग मनाते हैं कब भाई साहब? ये हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को। हम लोग मनाते हैं कब? 25 जनवरी को। हम लोग 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं। तो नेशनल टूरिज्म डे की अगर मैं बात करूं तो इस दिन, तो नेशनल टूरिज्म डे की अगर मैं बात करूं तो इस दिन जो हमारा टूरिज्म है, यानी जो पर्यटन है हमारा, उसको लेकर के हम लोग किस तरीके से अपने देश के अंदर उसको बढ़ा सकते हैं। यानी जो हमारा पर्यटन है उसको हम लोग अपने देश के अंदर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसकी हम लोग उस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज को हम लोग अपने अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को लेकर के लक्षद्वीप भी गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने वहां पर बोला कि आप लक्षद्वीप आ सकते हो, लक्षद्वीप, और यहां पर अपना आप क्या कर सकते हो? आप आकर के टूरिज्म यहां पर टूर पे आ सकते हो। साथ ही साथ अब हम लोगों का एक तो ये लक्षद्वीप हो गया, दूसरा अभी राम मंदिर बना है ना, राम मंदिर, अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पर ईयर 22,000 से 25,000 करोड़, 25,000 करोड़ का रिवेन्यू आएगा। 25,000 करोड़ का रिवेन्यू आएगा सिर्फ और सिर्फ कहां से? सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के टूरिज्म से। यानी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। तो व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? 25th of January। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके पहले मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो टारगेट है वो 1000 सब्सक्राइबर का है। कृपया आप जल्द से जल्द उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो के ऊपर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप सभी लोगों तक ये वीडियोस जो है, ये जो लेक्चर्स है, वो जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ हम लोग आप लोगों के साथ लाइव जुड़ सके, ताकि हम लाइव आकर के आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके। इस वजह से आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या होता है भाई साहब? मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस मनाने की शुरुआत आजादी के बाद वर्ष 1948 में हुई थी। इसे कब से मनाया जाता है? 1948 से। आजाद भारत में पर्यटन के महत्व को समझते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन यातायात समिति का भी गठन किया गया है। नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25th of January। सेलिब्रेटिंग इट इज स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन the year 1948. Understanding the importance of tourism in the independent India, a tourism traffic committee was formed to promote it. बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the Young Scientist Conference at IISF? तो आओ थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग IISF के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल। इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल इसका फुल फॉर्म होता है। इस जो IISF है, जो IISF है उसमें इनॉग्रेशन किया गया है यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस का। एक IISF जो हमारा इंटरनेशनल इंडिया साइंस फेस्टिवल है, उसमें जो यंग साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस है उसके 2023 को इनॉग्रेट किया गया है। उसको क्या किया गया है? उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो पूछ रहा है उसको किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है, S जयशंकर ने किया है, किरण रिजिजू ने किया है, या फिर अनुराग ठाकुर ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जी ने इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है युवा वैज्ञानिक सम्मेलन IISF 2023 का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किरण रिजिजू ने इंडियन इंटरनेशनल स्पेस फेस्टिवल 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। रिसेंटली किरण रिजिजू हैज इनॉग्रेटेड द यंग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस एट इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? Which state has achieved investment of rupees 40,000 crores in the recent WEF Davos summit? अब देखो डावोस के ऊपर एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां पर आया, तो उसका आंसर कहां था भाई साहब? कर्नाटका के अंदर। जो ये समिट कहां हो रही है? डावोस के अंदर होती है। इसके बारे में जिनको नहीं पता है वो जाकर के हमारे पिछले सेशन में शायद हमने डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल के अंदर कि ये जो समिट है डावोस की WEF जो डावोस की समिट है वो क्यों होती है, क्या होती है, और एक पाकिस्तान का किस्सा भी उससे रिलेटेड मैंने आप सभी लोगों को सुनाया था। तो विच स्टेट हैज अचीव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ इन द रिसेंट WEF डावोस समिट? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी इज केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना एक स्टेट है जिसको 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है डावोस के जो WEF का हमारा चल रहा है क्या एक समिट जो चल रहा है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में टीम तेलंगाना ने 3 दिनों की अवधि में 200 से अधिक प्रमुख कॉरपोरेट घरानों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकों के बाद 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन का समापन किया। टीम तेलंगाना लेड बाय द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी concluded the World Economic Forum WEF conference in Davos with an investment of over rupees 40,000 crores after meeting with top executives of over 200 major corporate houses over a period of 3 days। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कहां पे हुआ था भाई साहब? ये तेलंगाना को मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे आता है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? वेयर हैज हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर रिसेंटली अनाउंस्ड टू डेवलप साइंस सिटी? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद एंड ऑप्शन डी इज चेन्नई। अब देखो साइंस सिटी ये 40 एकड़ में बनेगा। क्या होता है सर? जितने भी साइंस के गैजेट्स होते हैं, जैसे जो भी इनोवेशन होता है जो साइंस सिटी है, ताकि लोगों के अंदर, यूथ के अंदर साइंस को लेकर के जो प्रेम है वो बढ़े, उसको लेकर के साइंस सिटी बनाई जाती है। इंडिया के अंदर हमारे हिसाब से आज कोलकाता में है शायद एक साइंस सिटी। कोलकाता में है एक साइंस सिटी, जहां पर आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारी आपको साइंस रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी साइंस रिलेटेड चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो वो वापस से कौन बनवा रहा है? हरियाणा में बनवाया जा रहा है
किनके द्वारा? वहां के सीएम साहब के द्वारा। और वो बोल रहे हैं कि इससे जो हरियाणा है उसके अंदर जो साइंस है उसको लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता होगी, उसके लेकर के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, और इससे हमारा क्या होगा? पढ़ाई के अंदर लोगों का रुझान बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी जो स्टेट है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसको लेकर के हरियाणा के जो हमारे सीएम साहब है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने क्या किया है कि एक साइंस सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया है। तो कहां पर बनेगा ये भाई साहब? ये बनेगा हमारा फरीदाबाद के अंदर। कहां बनेगा? फरीदाबाद के अंदर, यानी हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ये हमारा जो साइंस सिटी है ये बनाने की बात की है हमारे सीएम साहब ने हरियाणा के। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। तो साइंस सिटी के बारे में आपको पता चल गया ना। साइंस सिटी बेसिकली वो होता है जहां पे साइंस के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हो गए, छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन हो गई, छोटे छोटे फेनोमेनन्स हो गए, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनको लगाया जाता है और वो वहां पे आप लोगों को उसकी एक्सपीरियंस कराई जाती है। तो मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के फरीदाबाद में 40 एकड़ नहीं 50 एकड़ में फैली एक अत्याधुनिक साइंस सिटी के विकास में की योजना की घोषणा की है। मनोहर लाल खट्टर अनाउंस्ड plans to develop a state-of-the-art of science city spread over 50 acres in फरीदाबाद हरियाणा। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली खिताब जीता है? Who has recently won the Dakar Rally title for the 4th time at the age of 61? तो बेसिकली देखो फ्रांस के अंदर एक रेस होती है मैराथन टाइप की, मैराथन टाइप की। तो उस मैराथन का जो नाम है वो है डकार रैली। और इसके जो चौथी बार जो विजेता बने हैं एट द एज ऑफ 61 वो कौन है? ऑप्शन ए स्टीफन पीटर, ऑप्शन बी कार्लोस सेंज, ऑप्शन सी नासिर अल अतियाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कार्लोस सेंज हैं इन्होंने 61 की उम्र में चौथी बार डकार रैली का जो ये टाइटल है उसको अपने नाम किया है। उसको किसके नाम किया है? अपने नाम किया है। और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है क्योंकि वो एट द एज ऑफ 61 उन्होंने इस रैली के अंदर इस टाइटल को जीता है। अरे बोलो यार, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का ही हम लोग ऑप्शन को पढ़ते हैं। कार्लोस सेंज ने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली को जीतकर इतिहास रच दिया है। 2024 की रैली में उनकी नवीनतम जीत उन्हें इस भीषण दौर से सबसे उम्रदराज विजेता के रूप में चिन्हित करती है। अरे बोलो यार, ठीक है सर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? सोलर पावर प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। Recently, solar power stations have been inaugurated at the World Heritage Sites of which country? Option A, Egypt. Option B, France. Option C is Germany. Option D is जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर जो हमारा सोलर पावर स्टेशन है उसको इनॉग्रेट किया गया है। देखो मैं बताता हूं तुमको। इजिप्ट, तो इजिप्ट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। इस पावर प्लांट को कहां पे स्टार्ट किया गया भाई साहब? इजिप्ट के अंदर स्टार्ट किया गया। तो अब देखो, जो सोलर पावर प्लांट है, जो सोलर पावर स्टेशन है वो क्या होता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर, कैसे प्रोड्यूस करता है सर? ये सोलर एनर्जी का यूज करता है। किसका यूज करता है? सोलर एनर्जी का यूज करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी बड़े बड़े सोलर पैनल्स, ऐसे आपने देखा होगा सोलर पैनल्स ऐसे लगे रहते हैं और जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये जो होता है यहाँ पर बैटरी लगी रहती है और वायर के थ्रू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाते हैं और ये बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। तो जो सोलर पावर स्टेशंस होते हैं वो कुछ इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे। अब इजिप्ट के अंदर हमने देखा है कि पिरामिड्स वगैरह होते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे धूप जैसा सिचुएशन भी होता है, तो ये बहुत ही उनके लिए फायदेमंद चीज हो सकती है। तो इजिप्ट के अंदर जो सोलर एनर्जी है, सोलर पावर स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है ताकि जो सोलर एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर सकते हैं भाई साहब? एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो कहां पे स्टार्ट हुआ है? मिस्र के अंदर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। टिकाऊ ऊर्जा और यानी सस्टेनेबल जो एनर्जी होती है और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। अब देखो, अब तक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना,
जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो वो मेनली जो होती थी ना वो कोल से बनती थी। क्या होता था भाई साहब, कोल को जलाया जाता था, कोल को क्या किया जाता था, जलाया जाता था, और इससे हम लोग क्या करते थे, वाटर को बॉईल करते थे। क्या करते थे, वाटर को बॉईल करते थे, वाटर को बॉईल करते थे। तो वाटर जब बॉईल होता था तो यहां से निकलती थी स्टीम, यानी धुआं, यानी भाप, यानी यहां पे जो पानी का जो वेपर वाला फॉर्म होता है वो निकलता था। अब जब ये वेपर वाला होता था तो यहाँ पे बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते थे, यानी पंखे लगे होते थे। अब जब पंखा इस तरीके से नचता था, क्या होता था, जब पंखा इस तरीके से नचता था तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था, और यहाँ पर बैटरी लगी होती थी और इस बैटरी को वो क्या करता था, चार्ज करता था। इसी तरीके से आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वो जो विंड मिल्स लगी होती थी कि बड़े बड़े पंखे ऐसे लगा दिए जाते थे, और जब पंखा वो चलता था हवा की वजह से तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। बट इसमें होता क्या था, जब कोल जलाते हैं हम लोग तो उससे हमारा क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन होता है। अब जब इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है तो ये हमारे जो कार्बन जीरो वाला है, जो कार्बन जीरो हमारी जो पॉलिसी है हमारे पूरे ग्लोब की कि हम लोगों को कार्बन एमिशन को खत्म करना है, उसमें ये बहुत बड़ा हर्डल था। उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो यही करेगा, ये एनर्जी, ये एनर्जी करेगा जो सोलर एनर्जी होती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? इन विच स्टेट गोले फेयर हैज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। देखो ये जम्मू कश्मीर में हुआ है बेसिकली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर और तमिलनाडु ऑप्शन में है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो ये एक फेस्टिवल है, ये क्या है, एक फेस्टिवल है जो होता है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कहां पे होता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। तो फेस्टिवल जो है वो कहां होता है, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। ओके सर, ठीक है, समझ। यहां पर एक मंदिर है, एक टेंपल है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी का एक टेंपल है, उसके अंदर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वो इस जगह पर आते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, बाकी अगल बगल के लोग भी, जो अगल बगल स्टेट के लोग हैं वो भी यहां पर आते हैं और इस टेंपल के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट साथ में करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं गोले फेयर। इस फेस्टिवल का नाम क्या है भाई साहब, गोले फेयर। ठीक है सर, आगे बढ़िए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में गोले मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करने वाला एक लोकप्रिय त्योहार मनाया गया है। गोले मेला was organized at Jagannath Temple in Udhampur, Jammu and Kashmir. A popular festival is celebrated, attracting large number of devotees. अरे बोलो यार, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ने कहा खनन, हाँ, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ माइनिंग मिनिस्टर्स। मुंबई, भोपाल, कोलकाता और बेंगलुरु। कहां पर किया है भाई साहब, भोपाल में किया है। देखो जो प्रहलाद जोशी जी हैं, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया है, कॉन्फ्रेंस किया है, कॉन्फ्रेंस किया है माइनिंग मिनिस्टर का। ठीक है सर, माइनिंग मिनिस्टर क्या होता है, माइनिंग जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्रेंस कराया गया कि आखिर किस तरीके से हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हम लोग डिटेक्शन कर सके कि कहां पर माइनिंग करा सकते हैं, किस तरीके से सेफली माइनिंग कर सकते हैं, इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस कराई गई। किस तरीके से अपने देश के अंदर हम लोग जो भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग किस तरीके से जो माइनिंग है उसको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना हम लोग किस तरीके से माइनिंग कर सकते हैं, इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस कराई गई है। वो कहां पर हुई थी भाई साहब, भोपाल के अंदर हुई थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे।
The second conference of state mining ministers will be held in Bhopal, Madhya Pradesh. Union Mining, Coal and Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi will preside over it. ठीक है सर. हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? Which bank has recently launched the latest mobile banking app Money to India Canada? Yes Bank, HDFC Bank, ICICI बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक. ठीक है सर. देखो ICICI बैंक, ICICI बैंक. जो ICICI बैंक है उसने क्या किया? उसने बोला कि हम एक ऐप लेकर के आएंगे. एक क्या लेकर के आएंगे? एक ऐप लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा मनी टू इंडिया. मनी टू इंडिया. इस ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? कनाडा से मनी इंडिया के अंदर पहुंचवा सकते हैं, इंडिया से कनाडा के अंदर भी शायद हम लोग इसमें पहुंचा सकते हैं. तो इसको आईसीआईसीआई बैंक ने किया. ये बहुत ही सिक्योर और सेफ मोड ऑफ पेमेंट बन जाता है. ठीक है सर, आगे बढ़िए. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया पेश किया है, जो कनाडाई ग्राहकों को बिना किसी आवश्यकता के किसी भी भारतीय बैंक में 24/7 फंड ट्रांसफर के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है. यानी बेसिकली जो आईसीआईसीआई बैंक का जो कनाडा है, जो कनाडा के अंदर है, वहां पर एक लेकर के आया गया है क्या? ऐप मनी टू इंडिया, जो कनाडा से मनी इंडिया के अंदर ले आ सकते हैं 24 घंटे 7 दिन, यानी 365 दिन आप ये वाला काम कर सकते हो. तो ये बहुत ही सिक्योर मोड देता है हमें. क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं. हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान एंड ऑप्शन डी इज इंडोनेशिया. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यांमार. अमित शाह जी ने म्यांमार से जो सटा हुआ इंडिया का बॉर्डर है, यानी इंडिया का बॉर्डर और जो म्यांमार का सटा हुआ बॉर्डर है, इसके बीच में जो फेंस है, फेंस मतलब क्या होता है भाई साहब? देखो फेंसिंग मतलब होता है कि तार बिछाना. जो हमने देखा होगा ना, कांटेदार तार होते हैं जो बॉर्डर्स के तरफ हर तरफ ऐसे फैले रहते हैं ताकि कोई भी बॉर्डर क्रॉस करके ना आ जाए. उसको बिछाने की बात की है म्यांमार के साथ. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर को सुरक्षित करेगी. इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी. यूनियन में होम मिनिस्टर Amit Shah said that Modi government will soon secure our Myanmar border. For this fencing will be installed on the borders. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान पर उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated the first office space in World Trade Center नरोजी नगर? देखो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है नरोजी नगर यानी दिल्ली के अंदर, उसको किसने इनॉग्रेट किया? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, एस जयशंकर ने या फिर पीयूष गोयल ने? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित शाह जी ने. अमित शाह जी ने क्या किया है? जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जहां पर जितने भी विदेशी कंपनियां होती है वो आकर के अपने ऑफिस को खोलती हैं. वैसी एक बिल्डिंग बनवाई जा रही है. कहां पर? नरोजी नगर में उसका इनॉग्रेशन किया गया है. पहला ऑफिस स्पेस बनेगा जो कि उसको अमित शाह जी ने स्टार्ट किया है. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. नई दिल्ली के नरोजी नगर स्थित एकमात्र वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने हाल ही में अपने पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया. CRCS के अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है. The One World Trade Center located in Nauroji Nagar, New Delhi, recently inaugurated its first office space. The state-of-the-art office of CRCS was inaugurated by Union Home and Cooperative Minister Amit Shah जी. ठीक है सर, आगे बढ़िए. हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां आयुष दीक्षा का आधारशिला रखी है? अब देखो जो ये आयुष दीक्षा की बात की जा रही है, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद
सोनोवाल laid the foundation stone of आयुष दीक्षा recently? ऑप्शन ए दीशपुर, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के अंदर जो हमारी ये है आयुष है, यानी जो हमारा जैसे वर्ल्ड लेवल पे WHO होता है वैसे ही इंडिया के अंदर आयुष है। उसने आयुष दीक्षा नाम से एक बिल्डिंग बनाई है जहां पर मॉड्यूलर किचन होगा, बहुत अच्छे अच्छे रूम्स होंगे, जहां पर VIPs आकर के अपने अपने आप को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और वहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आयुष प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रेनिंग अच्छी खासी अपनी कर सकते हैं। तो इसका जो फाउंडेशन है उसको स्टार्ट किया गया, कहां पर स्टार्ट किया गया? भुवनेश्वर के अंदर, और ये हमारे यहाँ का पहला है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र को आधारशिला रखी है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? अब कोई भी देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। रिसेंटली इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल बी बिल्ट? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कनाडा। अब देखो बहुत सारे लोग होंगे, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप जाकर के, जैसे ये ऑप्शन तो मान लो बहुत सीधा सीधा मैंने आपको दे दिया है, बट अगर इसके अंदर इंडिया लिख देता ना तो लोग राम मंदिर को लेकर के इंडिया टिक कर देते, बट ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मंदिर है वो बनने जा रहा है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनने जा रहा है, जहां पर लोग दुनिया की सबसे बड़ा राम जी का मंदिर देख सकेंगे। दुनिया का जो सबसे बड़ा राम मंदिर है वो कहां बनने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में जल्द ही दुनिया का सबसे ऊंचे राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। आई एम रियली सॉरी। पर्थ में बनने वाला यह राम मंदिर दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 721 फीट होगी। The construction work of the world's tallest Ram temple will soon begin in the Australian city of Perth. This Ram temple to be built in Perth will be the tallest Ram temple in the world, whose height will be approximately 721 feet. ठीक है सर। फैक्चुअल बातें हैं, याद कर लो। हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन सी पर रहा है? ये तो सबको पता होगा। Who has topped the recently released Forbes gold reserve ranking? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। देखो यहां पर भी टॉप कर रहा है और गोल्ड में भी टॉप किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है USA। और सेकंड नंबर पे आता है जर्मनी। इसके पास तकरीबन मेरे हिसाब से 8 टन के करीब है, और जर्मनी के पास 3 टन के करीब है जो गोल्ड रिजर्व है। अब देखो गोल्ड रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड रिजर्व हमारा डिटरमाइन करता है कि कितना नोट छपेगा देश के अंदर। जैसे अभी आप सभी लोगों के दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो हमारी जो करेंसी है, जो गांधी जी के नोट हमारे चलते हैं हमारे देश के अंदर, वो क्यों नहीं ढेर सारा गवर्नमेंट छाप देती है और हम सभी लोगों के अंदर बांट देती है, तो हम सभी लोग अमीर हो जाएंगे। बट वो ऐसा कर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि उसका एक पैरामीटर है। आपके पास जितना ज्यादा गोल्ड का रिजर्व होगा, गोल्ड का जितना ज्यादा क्या होगा? रिजर्व होगा, यानी आपके पास जितना भी आपने गोल्ड आपके बैंक अकाउंट में रखा होगा गवर्नमेंट के पास, उतना है उसके इक्विवेलेंट, यानी उसके समन्वय में ही जाकर के वो क्या कर सकते हैं? आपका बना सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? USA होगा। फोर्ब्स के द्वारा तैयार की गई लिस्ट में 8,136 टन, सॉरी 8 टन नहीं, 8,136 टन, आई एम रियली सॉरी, 8,136 टन के भंडार के साथ अमेरिका पहला स्थान पर है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जर्मनी सोना रखने के मामले में सिर्फ अमेरिका से पीछे है। जर्मनी के पास 3,352 टन सोने का भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है? इन विच सिटी ऑफ पंजाब हैज मदर मिल्क बैंक बीन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? चंडीगढ़, अमृतसर, मोहाली और लुधियाना। अब देखो मैं बताता हूं ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपने देखा ब्लड बैंक का नाम सुना है? ब्लड बैंक, ठीक जी सर सुना है। क्या होता है ब्लड बैंक में? ब्लड बैंक में सर हम लोग जाकर के वहां पे ब्लड दे के आ सकते हैं
और वो वहाँ पर सिक्योर कर लेते हैं और जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो कौन किसको ज़रूरत पड़ेगी? पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। सर किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया और उसको ज़्यादा खून बह गया, ऑपरेशन हो रहा है, तो उस टाइम ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। या फिर बहुत सारी ऐसी, जैसे किसी को डेंगू हो गया, उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो प्लेटलेट्स हम लोग उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर ब्लड बैंक का बहुत बड़ा रोल होता है, ये बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। उसी तरीके से कभी कभी होता क्या है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा पाती है, यानी बच्चों को दूध नहीं दे पाती है। कुछ माताओं के अंदर ये टेंडेंसी होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं उनको दूध नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पहल है कि वो मदर मिल्क बैंक बनाएंगे, यानी उन माओं को वहां बुला करके उनसे दूध लिया जाएगा जो अपने बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध दे पा रही हैं और उनके पास कुछ बच जा रहा है। तो उसको लेकर के क्या बनाया जा रहा है? मदर मिल्क बैंक बनाया जा रहा है। तो वो मोहाली में बनाया जा रहा है, पंजाब के मोहाली शहर के अंदर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जाकर के जो लैक्टोज होता है, यानी दूध के अंदर मेनली जो कंपोनेंट होता है ना, वो लैक्टोज होता है, उसको वहां पे प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे ब्लड बैंक को करते हैं। तो यही थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। आप सभी लोगों को एक बार वापस से गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाइयां। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की क्लास में, और तब तक आप सभी लोग एंजॉय करिए और एक बार वापस से हमारे साथ बोलेंगे जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड वापस एक बार जय हिंद।